तो सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर ना दिन के 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल ब्रांड पर लगा हुआ है। जो कि आजकल बहुत ही आम बात हो गई है देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। हर रोज सुबह उठकर नए आइडियाज सोचना, फिर स्क्रिप्ट लिखना, कैमरा के सामने बैठना, वीडियो एडिट करना और फिर उसको पोस्ट करके घंटों तक बस कमेंट्स का इंतजार करना। राइट, और ये साइकिल ऐसी है जिसमें थकान ना बहुत जल्दी होती है। एग्जैक्टली यार, ये एक ऐसी थका देने वाली साइकिल है जिसमें लोग लिटरली बुरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कैसा रहे अगर पता चले कि जिस काम में पूरा हफ्ता लग रहा है, एक सही एआई सिस्टम उसका 90% हिस्सा हफ्ते के सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये आर्किटेक्टिंग योर एआई पर्सनल ब्रांडिंग सिस्टम के मॉड्यूल 9 पर आधारित है। सही कहा। यह एक अकेले थके हुए व्यक्ति को बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ना एक पूरी मार्केटिंग टीम जैसी उत्पादकता दे सकता है। सो लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग अक्सर एक बोझ लगता है। बिल्कुल लगता है। और इस स्रोत का सबसे रोचक पहलू ये है ना कि ये सिर्फ नए एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की एक लिस्ट नहीं थमा देता हाथ में। लोग अक्सर यही सोचते हैं कि बस नया टूल आया और जिंदगी आसान हो जाएगी। वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल में वो नए टूल्स दिमाग पर और ज्यादा कॉग्निटिव ओवरलोड डाल देते हैं। आज हम जिस सिस्टम को डीपली एनालाइज कर रहे हैं वो समय और ब्रांड को मैनेज करने के एक बिल्कुल नए सिस्टम डिजाइन के बारे में है। अच्छा, मतलब ये पूरा अप्रोच ही बदल रहा है। हाँ, ये इस बारे में है कि कैसे दिमाग को उस रोजमर्रा के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ से आजाद किया जाए ताकि जो असली क्रिएटिविटी है उस पर ध्यान दिया जा सके। सबसे पहले उस शेड्यूल को देखना होगा जिसे इन स्रोतों में हफ्तेवार एआई वर्कफ्लो कहा गया है। राइट, द वीकली वर्कफ्लो। हाँ, अगर इसे ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल किसी डिजिटल असेंबली लाइन जैसा दिखता है। जैसे एक फैक्ट्री में गाड़ी बनती है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। एकदम सही कंपैरिजन है ये। तो इस ब्लूप्रिंट ने हफ्ते के 5 दिन को ना बहुत स्ट्रिक्ट डब्बों में बांट दिया है। जैसे सोमवार फिक्स है सिर्फ एआई कंटेंट जनरेशन के लिए, जहां सिर्फ टेक्स्ट पर काम होगा। और फिर मंगलवार आता है। हाँ, मंगलवार रखा गया है वीडियो क्रिएशन के लिए। बुधवार को पोस्टिंग की बारी आती है। गुरुवार का दिन स्पेसिफिकली एंगेजमेंट के लिए है, मतलब ऑडियंस से इंटरैक्ट करना। और आखिर में शुक्रवार। बिल्कुल, शुक्रवार जिसे लीड फॉलोअप्स के लिए निश्चित किया गया है। और इंजन स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं, जैसे एआई से 10 इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना या 5 रील स्क्रिप्ट्स तैयार करना और एक 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाना। राइट, शुरुआती सेटअप के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत काम आती हैं। पर यहाँ ना मुझे थोड़ी उलझन हो रही है और मैं इस स्ट्रिक्ट सिस्टम पर थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। जरूर बताइए, क्या आप उलझन है इस असेंबली लाइन मॉडल को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया का पूरा आधार ही इंस्टेंट और डायनामिक होने पर टिका है ना। लोग चाहते हैं तुरंत जवाब मिले। एग्जैक्टली। अगर कोई इस तरह टास्क्स बांट लेगा कि भाई मैं तो सिर्फ गुरुवार को एंगेजमेंट करूंगी, तो क्या ये जिंदा ब्रांड के लिए थोड़ा अननेचुरल नहीं हो जाएगा? अच्छा, आपका मतलब है रिस्पॉन्स टाइम को लेकर? हाँ, मान लीजिए बुधवार को पोस्ट किया और लोग तुरंत कमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो ऑडियंस अगले दिन गुरुवार तक जवाब का इंतजार करेगी? ये तो ब्रांड को पूरी तरह रोबोटिक बना देगा ना। यहाँ ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात निकल कर आती है। जो चीज सुनने में थोड़ी अस्वाभाविक या अननेचुरल लग रही है ना, वही दिमाग के काम करने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। अच्छा, वो कैसे? इस बैचिंग के पीछे का सबसे बड़ा कारण है दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को रोकना। जब कोई क्रिएटर सुबह उठकर पहले आइडिया सोचता है, फिर अचानक कैमरा सेटअप करता है, फिर कमेंट्स का जवाब देने लगता है, तो बहुत थकान हो जाती है, राइट? बिल्कुल। इस लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में दिमाग की आधी ऊर्जा बस फोकस बदलने में ही खर्च हो जाती है। वेट, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है? इसे थोड़ा और क्लियर करेंगे प्लीज? जरूर। इंसान का दिमाग ना एक कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है। रचनात्मक काम जैसे मंडे को कंटेंट लिखना या ट्यूसडे को कैमरा पर एनर्जी दिखाना, ये एक डीप वर्क की स्थिति मांगता है। समझ रही हूँ। और वहीं दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन और लोगों से जुड़ने वाले काम हैं, जैसे बुधवार से शुक्रवार तक कमेंट्स देखना, ये एक ज्यादा रिएक्टिव और सोशल स्टेट ऑफ माइंड चाहते हैं। तो अगर दोनों एक साथ करने की कोशिश करें तो क्रिएटिविटी पूरी तरह तबाह हो जाती है। ओह वाओ! तो जो मैं फैक्ट्री वाली एनालॉजी दे रही थी वो यहाँ एकदम फिट बैठती है। जैसे गाड़ी पर पेंट करने वाला अचानक स्प्रे गन छोड़कर इंजन तो नहीं बनाता ना। सही पकड़ा आपने। अगर वो ऐसा करेगा तो ना पेंट ठीक से होगा और ना इंजन चलेगा। राइट। इस हफ्तेवार शेड्यूल का मुख्य मकसद उस एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स को हटाना है
जब थर्सडे को सिर्फ एंगेजमेंट का वक्त तय होता है ना, तो उस वक्त दिमाग में कल की पोस्ट का स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, क्योंकि कल की पोस्ट तो पहले बन चुकी है। एग्जैक्टली। पूरा ध्यान ऑडियंस पर होता है। जो 7 दिन का कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखाया गया है, वो इसी मानसिक शांति का पहला कदम है। ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। एक क्रिएटर को उस रोज रोज की आफत से बचा रहा है जहां सुबह स्क्रीन घुरकर सोचना पड़ता है कि आज क्या डालूं। और जब ये हफ्तेवार इंजन ठीक से सेट हो जाता है ना, तब अगला कदम आता है और वहां स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, मुझे उसी स्केल वाली बात पर आना था। ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से में महीने के जो गोल्स हैं वो सच में काफी विशाल है। 50 से ज्यादा पोस्ट और 20 से ज्यादा वीडियोस। राइट। और साथ में ऑटोमेटेड लीड सिस्टम और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी। सही में। पर जरा गौर कीजिए कि महीने में 50 पोस्ट्स और 20 वीडियोस, ये तो किसी अकेले इंसान का काम लगता ही नहीं है। हाँ। ये तो लिटरली एक पीआर एजेंसी जैसा आउटपुट है। और यही वो पॉइंट है जहां एआई एट स्केल का असली मैजिक दिखता है। पहले जो नामुमकिन था, अब एआई की मदद से अकेले व्यक्ति को वो टीम लेवल प्रोडक्टिविटी मिल रही है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरा एक और बड़ा पुशबैक है। हाँ। मुझे लगता है लोग भी यही सोच रहे होंगे। हाँ, बोलिए। जब हम नंबर सुनते हैं ना कि 50 पोस्ट्स बनानी है, तो लगता है ये बस क्वांटिटी बढ़ाने का खेल है। हाँ। क्या इससे क्वालिटी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी? ये कंसर्न बहुत कॉमन है। क्योंकि हम सब जानते हैं यार, एआई का लिखा हुआ कंटेंट कैसा होता है। एकदम रोबोटिक। हाँ। वही घिसे पिटे शब्द जैसे इन टुडेज फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड, और वो अजीब सी टोन। हाँ, वो डिफॉल्ट टोन सच में पका देती है। वही ना, अगर किसी पर्सनल ब्रांड की बुनियाद ऐसे रोबोटिक कंटेंट पर बनेगी तो उसमें पर्सनल तो कुछ बचा ही नहीं। क्या हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी गिरा नहीं रहे हैं? ये एकदम वाजिब सवाल है। हाँ। पर यहाँ ना एआई के काम करने का जो मैकेनिज्म है उसको ठीक से समझना पड़ेगा। अच्छा। ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की प्रॉब्लम तब आती है जब लोग एआई को एक ऑथर या लेखक की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब उससे नए आइडियाज लिखवाते हैं। बिल्कुल। पर इस ब्लूप्रिंट में ना एआई को लेखक नहीं बल्कि एक फॉर्मेटर और एम्पलीफायर बताया गया है। एक अकेले क्रिएटर को 50 नए आइडिया सोचने ही नहीं है। वेट, रियली? तो फिर इतना कंटेंट आएगा कहाँ से? असल गेम ना कंटेंट रीपर्पसिंग का है। एक ही विचार को अलग अलग रूप में डालना। ओके, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। एक आइडिया 50 पोस्ट में कैसे बदल सकता है बिना अपनी डेप्थ खोए? देखिए, मान लीजिए एक क्रिएटर के पास कोई बहुत ही डीप और वैल्यूएबल इंसाइट है। वो उस पर 10 मिनट बोलकर कैमरा पर रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ। ये उसका अपना ओरिजिनल ह्यूमन थॉट है ना? हाँ, उसमें उसका पैशन है, उसकी खुद की आवाज है। राइट। अब यहाँ से एआई शुरू होता है। उस 10 मिनट के वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकालकर एक एलएलएम को क्लियर प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं कि इस एक ट्रांसक्रिप्ट से 3 लंबे लिंक्डइन आर्टिकल्स, 10 छोटे ट्विटर थ्रेड्स और 5 रील्स निकाल दो। हो, इसी तो एआई कुछ नया इन्वेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस ओरिजिनल थॉट को फॉर्मेट कर रहा है। एग्जैक्टली। वो इंसानी विचार को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से ढाल रहा है। हाँ। और जहां तक वो रोबोटिक टोन की बात है, एक अच्छा सिस्टम डिफॉल्ट चैट जीपीटी पर निर्भर नहीं रहता। तो उस टोन को कैसे ठीक करते हैं फिर? इसमें प्रॉम्प्ट फाइन ट्यूनिंग की जाती है। एआई को ट्रेन किया जाता है कि कौन सी टोन रखनी है, किन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो बेसिक मजदूरी वाला काम एआई कर देता है और दिमाग ब्लैंक स्क्रीन की एंजाइटी से बच जाता है। और जो एनर्जी बचती है ना, वो एआई ड्राफ्ट्स को एडिट करने और उसमें अपनी पर्सनल टच डालने में इस्तेमाल होती है। ऐसे ही आप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंटेन कर सकते हैं और मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस बना सकते हैं। ये तो सच में काफी पावरफुल तरीका है। यानी मेहनत वहां करो जहां एक्चुअली फर्क पड़ता है। कोर आइडिया सोचो और फाइनल एडिट करो। बिल्कुल। और ब्लूप्रिंट में परफॉर्मेंस ट्रैकिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। ये सब अंधेरे में तीर चलाने जैसा नहीं है। ओह राइट, डेटा ट्रैक करना। तो सिस्टम देखता है कि उन 50 पोस्ट में से क्या चल रहा है। सही कहा। अगर डेटा बताता है कि लंबे आर्टिकल से ज्यादा छोटे थ्रेड्स चल रहे हैं, तो अगले हफ्ते का इंजन उस हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाता है। वाह, ये तो काफी सॉलिड सिस्टम है। थ्योरी और नंबर्स तो समझ आ गए मुझे, पर अब थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। इन सबको असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? ब्लूप्रिंट में कुछ आखिरी व्यवहारिक अभ्यास भी दिए हैं, जैसे व्हाट्सएप पर ऑटो रिप्लाई सेट करना और एआई जनरेटेड वीडियो बनाना। और यही चीजें उस ऑटोमेटेड लीड सिस्टम को चलाती हैं। पर यहाँ फिर से एक डाउट आता है। व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई एक डिजिटल रिसेप्शनिस्ट जैसा लगता है, जो हमेशा ऑन है, चाहे रात के 2 बजे हो। सही बात है, उसको सोने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक मिनट, अगर मैं अपने ऑडियंस को व्हाट्सएप पर बॉट से जवाब दिलवा रही हूँ और ऊपर से एआई जनरेटेड वीडियो भी बना रही हूँ, तो ब्रांड की ह्यूमैनिटी कहाँ गई?
आपको लगता है ब्रांड बेजान हो जाएगा, है ना? हाँ, लोग तो इंसान से बात करना चाहते हैं, किसी मशीन से थोड़ी ना। अगर सब ऑटोमेशन पे छोड़ दिया तो पूरा एक्सपीरियंस काफी ठंडा और रोबोटिक नहीं हो जाएगा? ये डर आम है और लोग यही ऑटोमेशन को गलत समझते हैं। ऑटोमेशन का मकसद ना इंसान को निष्क्रिय या गायब करना नहीं होता। तो फिर क्या मकसद है? इसका मकसद है उस इंसान को सिर्फ सही जगह पर और पूरी एनर्जी के साथ पेश करना। सोचो, क्या हर चैट में इमोशन की जरूरत होती है? नहीं, सब में तो नहीं होती। वही ना, किसी को मीटिंग लिंक भेजना है या पीडीएफ भेजना है, इनमें कोई पर्सनल टच नहीं चाहिए होता। एक ऑटो रिप्लाई वही रिपीट होने वाले काम करता है और लीड्स को वार्म रखता है। अच्छा, यानी ऑटोमेशन वहां लगाना है जहां वैसे भी इंसानी जज्बात की कोई खास वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली। अगर एक क्रिएटर दिन भर मैनुअल पीडीएफ लिंक भेजता रहेगा तो जब शाम को किसी लीड से एक्चुअली बात करनी होगी, उसमें एनर्जी कहाँ बचेगी? सही बात है, दिमाग पूरी तरह थक चुका होगा। ऑटोमेशन वही दिमागी ऊर्जा बचाता है। और रही बात उस एआई जनरेटेड वीडियो की, तो वो इसलिए नहीं है कि आगे से बस एआई से ही वीडियो बनेगी। फिर वो एक्सरसाइज क्यों दी गई है? वो सिखाता है कि इमरजेंसीज में ब्रांड को स्केल कैसे करना है। मान लो आप बीमार हो या ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आपका सिस्टम नहीं रुकेगा। ओह अच्छा, ये बैकअप की तरह भी काम कर सकता है। बिल्कुल। असल मुद्दा यही है कि टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट का टाइम बचाए ताकि क्रिएटर एक्चुअली ऑडियंस से डिटेल में बात कर सके। या दैट मेक्स कंप्लीट सेंस नाउ। ये अप्रोच ना टाइम मैनेजमेंट की एक पूरी नई डेफिनेशन लग रही है मुझे। तो अगर इन सारी बातों को समेटा जाए तो यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग की टेकअवेज निकलते हैं। हाँ, मैं समराइज करती हूँ। तो पहला टेकअवे है हफ्तेवार बैचिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को अवॉइड करना। राइट। मंडे से फ्राइडे वाला सिस्टम। एग्जैक्टली। एक क्लियर डिजिटल असेंबली लाइन जो हमें डेली की थकान से बचाती है। और दूसरा पॉइंट स्केल से जुड़ा है कि एआई एक लेखक नहीं, एक फॉर्मेटर है। और इसी वजह से क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी मेंटेन होती है। रीपर्पसिंग उसका सीक्रेट है। राइट। और तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन और ह्यूमन टच का संतुलन। ऑटोमेशन प्रशासनिक कचरा साफ करने के लिए है ताकि क्रिएटर अपना वक्त सही जगह लगा सके। एकदम सही पकड़ा आपने। इस सिस्टम से कोई भी अकेले काम करने वाला इंसान पूरी एजेंसी जितना उत्पादक बन सकता है। ये सच में गेम चेंजिंग है यार। मेहनत कम नहीं हो रही, बस एकदम सही दिशा में लग रही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन सब चर्चाओं को रैप अप करने से पहले ना मुझे एक आखिरी बात करनी है जो मेरे दिमाग में चल रही है। हाँ, बताइए, क्या थॉट है? एक थोड़ा परेशान करने वाला प्रश्न छोड़कर जाना चाहती हूँ मैं सुनने वालों के लिए। आज हम देख रहे हैं कि एआई अकेले इंसान को 50 परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट्स और वीडियोस बनाने की शक्ति दे रहा है। जो कि बहुत पावरफुल है। पर थोड़ा सा आगे का सोचिए ना। अगर अगले कुछ सालों में हर कोई, मेरा मतलब है लिटरली हर कोई, इन्हीं परफेक्ट एआई सिस्टम्स का उपयोग करने लग जाए तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात तो है ना? अगर हर प्लेटफॉर्म पर रोजाना लाखों लोग बिल्कुल फ्लॉलेस और डेटा बैक्ड कंटेंट डालने लग गए, तो इस एआई परफेक्शन के समुद्र में किसी का पर्सनल ब्रांड अलग और ओरिजिनल कैसे दिखेगा? परफेक्शन आम हो जाएगी। वही तो। जब सारी गलतियां, इम्परफेक्शन और वो एक अजीब सा कचरापन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो ऐसी क्या चीज होगी जो उस डिजिटल भीड़ में असली इंसानी आवाज को पहचान दिलाएगी? ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है। ये एक ऐसी चुनौती है यार जिसपे हम सभी को आगे चलकर अकेले में सोचना होगा और अपनी एक ऐसे दिशा ढूंढनी होगी जिसे कोई एल्गोरिथम कभी कॉपी न कर सके। सही में, इस पर तो गहराई से विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहाँ समाप्त करते हैं।